हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास मेहमान, पीएस लॉ ग्रुप में पार्टनर एडवोकेट जसपाल सिंह सेठी जी। जसपाल जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जब भी आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो बहुत सहजता के साथ टैक्स से जुड़ी बारीकियों को हमारे दर्शकों को समझाते हैं। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम भी ऐसा ही रहेगा। नमस्कार विपुल जी। जी आपका इस डिस्कशन में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो धन्यवाद सर। जी, पहला प्रश्न जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा सर कि अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें ये कहा जा रहा था पहले कि सरकार छूट और कटौती वाली पुरानी टैक्स व्यवस्था को ख़त्म कर सकती है। अब खबरें आ रही हैं कि नई टैक्स व्यवस्था को ख़त्म किया जा सकता है। इससे पहले कहा गया कि सरकार नई व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। ये जो क्या कोई कन्फ्यूजन है गवर्नमेंट के मन में कि लगातार अलग अलग जो मैसेजेस जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि हो सकता है कि पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है और नई व्यवस्था इसलिए लाई गई है कि पहले यूज टू हो जाए, फिर धीरे धीरे पुरानी व्यवस्था को हटाया जाएगा। इस तरह का कन्फ्यूजन क्यों देख रहे हैं आप? देखिए, नई जो टैक्स व्यवस्था लाई गई थी वो उसको अगर ध्यान से समझा जाए तो उसके अंदर जो डिडक्शंस का हमेशा से एक प्रक्रिया प्रक्रिया रहती थी कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं उसकी आपको डिडक्शंस मिल जाया करती, उसको हटाते हुए एक नई टैक्स रिजीम लाई गई थी कि आप सेम टैक्स या उससे कम टैक्स बिना इन्वेस्टमेंट्स के भी कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में थोड़ी सी आई थिंक प्लानिंग की कमी रह गई है, क्योंकि ये जो टैक्स नई व्यवस्था है ये नए आयकर जो यंग जनरेशन है अगर वो आए और नए तरह से शुरू करे तो उनके लिए फायदेमंद रह सकती है। जी, जो लोग पुराने टाइम से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और अगर आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट शुरू करी हुई है तो आप उसको कंटिन्यू तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। अब एक तरफ आपने वो इन्वेस्टमेंट्स करनी ही करनी है और दूसरी तरफ उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ना लेते हुए टैक्स दूसरी रिजीम में दें तो वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, हम्म। जो की वजह रह सकती है जिसकी वजह से ये नई टैक्स प्रक्रिया अभी पॉपुलर नहीं हुई है। हम्म। तो देखते हैं क्या गवर्नमेंट इसको असेस करती है। बट मेजर वजह इसकी मेरे हिसाब से यही है कि पुरानी इन्वेस्टमेंट जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो दैट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव इन दैट। और ये जो सिग्नल दिया गया बीच बीच में सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं कि जो खबरें आ रही थी कि नई टैक्स व्यवस्था ही परमानेंट होगी। आप ऐसा, चूंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में आते हैं और आपसे भी शायद चर्चा हुई हो कि हमारे यहाँ अभी भी बुजुर्गों के लिए इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स नहीं है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में जो व्यक्ति पूंजी बचाने के लिए ज़बरदस्ती जो बचा रहा था, ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि भविष्य के लिए एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर नई व्यवस्था होती तो क्या यही दबाव काम किया जिसकी वजह से अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि शायद एक कदम पीछे हटना पड़ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, इनकम हिंदुस्तान हमेशा से एक सेविंग की तरफ इंक्लाइंड रहा है जी। और जो की वजह है कि अगर हम ग्लोबल रिसेप्शंस भी हुई हैं तो इंडिया ने हमेशा उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। इंडिया में कोविड का पीरियड हम देखें तो इंडिया के अंदर जो लोगों को कम परेशानियां आई बिकॉज सेविंग्स लोगों के पास थी। तो बचत करने का एक रूटीन हर हिंदुस्तानी के जहन में है जी। इन्वेस्टमेंट्स करने का। तो जो कि नई प्रक्रिया में हमें नहीं दिखता, वो ही एक मेरे को मेजर वजह लग रही है जी। कि जो ये अट्रैक्टिव नहीं है लोगों को। जी। तो सरकार के तमाम प्रमोशन के बावजूद हमने देखा कि नई टैक्स व्यवस्था उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई आम आदमियों के बीच में। इसके अलावा जो कारण आपने बताया, उसके अलावा भी क्या कोई कारण आप देख रहे हैं जिसकी वजह से लोगों में उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई या लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार नहीं किया, या फिर आपको लगता है यही सबसे बड़ा कारण था कि लोग जो है जिनकी सेविंग चल रही हैं या जो लोग पैसे बचाने की आदत है उसमें समस्या हो रही थी? देखिए, दोनों अगर हम कोई भी एक एग्जांपल लें आम आदमी की सैलरी का या इनकम का, दोनों ही टैक्स रिजीम्स के अंदर काफी हद तक सिमिलर टैक्स आता है। अगर वो इनकम एक पर्टिकुलर मापदंड से आगे निकल जाती है, मान लीजिए 10 लाख 15 लाख से आगे निकल जाती है, तब जी। जाके नई टैक्स व्यवस्था के अंदर थोड़ी सी बेनिफिट ज्यादा है। बट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए टैक्स सेम है। तो सेम टैक्स रहते हुए अगर इंसान बचत भी कर सकता है तो जी। वो ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज बचत करने से भी आपका टैक्स बच रहा है और नई टैक्स व्यवस्था में जाने से भी आपका टैक्स बच रहा है। तो पहली ऑप्शन के अंदर अगर आप टैक्स बचाते भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं जो आने वाले सालों में आपको इंटरेस्ट के साथ आपकी सेविंग आपको आगे वाले सालों में मिल जाती है, तो जी। वो डेफिनेटली लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद अट्रैक्टिव रहती है। अगला सवाल ये है सर कि जो नई टैक्स व्यवस्था के साथ साथ
पुरानी कर प्रणाली जो है, जो टैक्स व्यवस्था है, उसको लेकर के भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है इसको आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकती है। अगर आपको ये नीति निर्धारण करना हो तो किस तरह के बदलाव आप करना चाहेंगे और क्या कुछ आपको कमियां लगती हैं पुरानी टैक्स व्यवस्था में, जिसमें आपको लगता है कि कुछ जो है संशोधन होने चाहिए ताकि लोग और ज़्यादा आगे बढ़ करके टैक्स पेयर बने? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम पिछले कुछ सालों का डाटा देखें जी। तो आम आदमी के लिए टैक्स के अंदर एग्जेम्पशंस या रिलैक्सेशंस थोड़ी सी कम दी गई हैं। पिछले 5-7 साल से कोई बहुत ज्यादा मेजर रिलैक्सेशंस नहीं दी गई। तो मैं ये चाहूंगा कि आने वाले बजट के अंदर कुछ आम आदमी को उस तरह की बेनिफिट्स दिए जाएं। नंबर 2, अगर हम देखें कि 2.5 लाख रुपए की इनकम आज से 5 साल पहले जो एग्जेम्प्ट थी, आज भी उतनी एग्जेम्प्ट है, जबकि पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से एग्जेम्पशन लिमिट्स को डेफिनेटली बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो आने वाला बजट है, ये आने वाली इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट रहेगा, मेन बजट रहेगा। तो उसके अंदर भी एक कुछ बेनिफिट्स लोगों की तरफ जाने का हमेशा से एक इंक्लिनेशन रहता है। तो वो आई विल सी कि वो मतलब अगर वैसी कोई व्यवस्था की जाती है तो काफी ज्यादा लोगों के लिए अट्रैक्टिव रहेगी और मिलनी भी चाहिए। जी। अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे या उससे पहले जब वो वित्त मंत्री बनने वाले थे, चुनाव चल रहा था, वो बार बार तमाम इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते थे कि धीरे धीरे जो उनका फोकस ये रहेगा कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें कटौती की जाए और ये ज़ीरो तक होना चाहिए। तो अब आपको लगता है जीएसटी कलेक्शन हम देख रहे हैं लगातार जो है 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच रहा है, अदर सोर्सेज से सरकार को रेवेन्यू आ रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, उम्मीद तो एज पर्सनली भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार काफी रिलैक्सेशन आनी चाहिए। एंड आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि जीएसटी कलेक्शंस काफी ज्यादा आ रही हैं। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी पिछले कुछ सालों में की गई है। तो उससे कुछ सख्ती बढ़ी है और बहुत ज्यादा लोग जीएसटी के स्कोप में आ रहे हैं। जी। तो उन चीजों को देखते हुए कि अगर सरकार की इनकम, ओवरऑल इनकम काफी अच्छी है, तो रिलैक्सेशंस इनकम टैक्स में जरूरी है कि देनी चाहिए बिल्कुल। लोगों को। और चूंकि अब अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि ये बजट जो है आपकी जो आने वाला है वो आखिरी पूर्ण बजट होगा और उसके बाद फिर 1.5 साल के अंदर चुनाव हैं, तो जाते जाते आपको लगता है कोई बड़ी सौगात देना चाहेंगे वित्त मंत्री जी, निर्मला जी, ताकि जो है इसका फ़ायदा भी उनको होगा और आम जनता को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा? तो आपको लगता है कोई पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, कुछ इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, मेरी पूरी उम्मीद है कि ये इस बार आएगा। उसकी दो वजहें हैं जी। कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ये आखिरी बजट, कंप्लीट बजट रहेगा बिफोर इलेक्शंस, तो बिल्कुल। थोड़ा सा पॉपुलर बजट ये हमेशा रहता है। नंबर 2, बहुत साल हो गए हैं, आई थिंक जो पिछले 19 के इलेक्शंस हुए थे उससे लास्ट जो 18 का फुल बजट लास्ट आया था, तब भी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशंस नहीं आए। तो आई थिंक इट इज ओवर ड्यू। 7-8 साल हो गए हैं कि कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए इनकम टैक्स में रिलैक्सेशंस को लेकर। तो आई एक्सपेक्ट कि वो होना चाहिए। जी। अब एक और महत्वपूर्ण खबर जो अभी आई है और उसको लेकर के हम चाहेंगे थोड़ा सा आपसे विस्तृत ज्ञान लें, क्योंकि अभी ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के जो फॉर्म्स हैं जिनका कैटेगरी के हिसाब से टैक्स पेयर इस्तेमाल करते हैं, अब इनको मर्ज करने की बातें आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये किस तरीके से राहत मिलेगी या किस तरीके से आसान होंगी चीज़ें या मुश्किल होंगी, कैसे देख रहे हैं और इसके मायने क्या कुछ हैं? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए। बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं टैक्स फॉर्म मर्ज करने की, इसका नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले ही आया है। बिल्कुल। 1 नवंबर को ही दिया गया है। और इसमें बात करी गई है कि जो ITR 1 से लेके ITR 6 तक सारे फॉर्म्स को मर्ज कर दिया जाए। अब अगर हम आज से 15 साल पहले देखें, जब ITR फॉर्म्स को, करंट ITR फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भी ये कहा गया था कि ये बहुत एक आसान प्रक्रिया रहेगी लोगों के लिए, कि आपको सिर्फ एक फॉर्म सिलेक्ट करना है जो आसान फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, तो वही आपको सिलेक्ट करना है और बाकी फॉर्म्स के अंदर जो डिटेल्स हैं वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस बार भी जो नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया है वो यही कहा गया है कि आप, ये एक सिंगल फॉर्म रहेगा और जो भी आपको एप्लीकेबल इनकम रहेगी या आपकी एप्लीकेबल
कॉलम्स रहेंगे, सिर्फ आपको 19 को भरना होगा और बाकी नहीं देखना पड़ेगा। जी। तो इन टर्म्स ऑफ इजीनेस मैं ये कहूंगा कि इजीनेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये एक सिंगल फॉर्म होने की वजह से कुछ मार्केट में कंफ्यूजन जरूर कम होएगा कि एक ही फॉर्म है, फॉर्म के अंदर गलती होने का चांस कम हो जाएगा। और आप बट जहां तक फॉर्म की लेंथ को देखा जाए, तो मैंने इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ा है, ये तकरीबन 165 पेज का फॉर्म है, कंप्लीट फॉर्म। वो कंपनीज के लिए और पार्टनरशिप्स के लिए और बिजनेसेस के लिए है। जी। आम आदमी के लिए उसके अंदर से मेरे ख्याल से 15 से 20 पेज रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। पर अगर आसानी का मैं बोलूं तो जी। कोई बहुत ज्यादा मेरे को रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिखती है। पहले भी बहुत मुश्किल नहीं था, अब भी बहुत मुश्किल नहीं रहे। जी। अब सीबीडीटी ये कह रही है कि कॉमन आईटीआर फॉर्म आने से इसका अनुपालन जो है वो काफ़ी आसान होगा। अब क्या वाकई में आपको लग रहा है कि कॉमन आईटीआर फॉर्म अनुपालन को आसान बना देगा? और अगर जो सीबीडीटी दावा कर रहा है और तो अगर उनके दावे सच होते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न ही दूर होगा, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, ये चीज एक एवोल्यूशन की तरह चलती है। जी। जब आईटीआर फॉर्म्स अलग अलग लाए गए थे आज से 15 साल पहले, तब हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो इट वाज अ वेरी वेलकम स्टेप एट दैट पॉइंट इन टाइम। जी। आज की डेट में जब हम डिजिटल मीडिया पे आप देखें तो 90% से ऊपर, 95% से ऊपर हमारी जो रिटर्न्स हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारे को अलग अलग फॉर्म्स होने की, रखने की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हम एक ही फॉर्म के अंदर वो सारी जो वैरायटी है वो डाली जा सकती है। जिस भी बंदे को, जिस भी टैक्स पेयर को जोन सा भी फील्ड सिलेक्ट करनी है, वो ऑप्शन अब मिल जाएगी अंडर द सेम वन फॉर्म। तो ये एवोल्यूशन है, अच्छी चीज है, इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप मेरे हिसाब से। आसान, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आसान नहीं रहेगा कि पहले भी बहुत मुश्किल नहीं था। जी। तो उसको देखते हुए कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप। वेलकम स्टेप बता रहे हैं जसपाल जी। एक और बात कही गई सीबीडीटी की तरफ से कि कॉमन आईटीआर फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से हैं। अभी अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर आईटीआर को लेकर के एक कॉमन फॉर्म की व्यवस्था है, और भारत की जो प्रस्तावित व्यवस्था है उससे कितनी मतलब इंटरनेशनल लेवल की है या उससे कुछ डिफरेंट दिखाई दे रही है? आप कैसे इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन एक जस्टिफाइड कंपैरिजन नहीं है। अगर हम दुनिया के टैक्स फॉर्म्स को देखें तो अमेरिका का जैसे आमतौर पे एग्जांपल हमेशा लिया जाए। अमेरिका के अंदर एक फॉर्म जरूर है, पर वहां पे एक ही आदमी को दो फॉर्म भरने पड़ते हैं, एक स्टेट का एक सेंटर का। जी। और वहां पे ये ऐसे भी फैसिलिटीज हैं कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ एक इनकम टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। तो हर देश की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने कानून हैं, उस हिसाब से वहां के फॉर्म्स हैं। इंडिया को क्या सूट करता है, इंडिया के हिसाब से ये फॉर्म्स, अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत वेलकम स्टेप है। इट इज ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बट ये कंपैरिजन करना कि वहां के दुनिया में एक फॉर्म चलता है तो इंडिया में भी एक फॉर्म चलना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है। दुनिया में एक फॉर्म होते हुए भी हमें कई फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो ये आई थिंक इंडिया के अंदर ज्यादा बेहतर स्टेप है कि हमें टोटल एक फॉर्म साल में भरना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न। जी। चलिए, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ रहा है जसपाल जी, और चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अब पता नहीं बजट के पहले आपसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं, लेकिन आपको अगर कोई संदेश देना हो जो वित्त मंत्री को, तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे मनी 9 के इस मंच के माध्यम से? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, काफी सालों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। जी। आज की जो मनी वैल्यू है वो पिछले 5 सालों से, 7 सालों से बहुत ज्यादा फर्क है। इन्फ्लेशन हैज सीन अ लॉट ऑफ चेंज। तो बिल्कुल। जो 2.5 लाख रुपए की आज से 5 साल पहले इनकम थी, तो आज वो तकरीबन 3 से 4 लाख तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वित्त मंत्री जी से, और अनुरोध करूंगा कि इस चीज पे खास ध्यान दिया जाए और आम आदमी के लिए एक अट्रैक्टिव रिलैक्सेशन जरूर दी जाए।